नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सेवा क्षेत्र पर। जी। यानी अर्थव्यवस्था के वो हिस्से जो सीधे कोई चीज नहीं बनाते बल्कि सेवाएं देते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास मानव भूगोल के मूल सिद्धांतों पर आधारित कुछ जानकारी है और हम समझेंगे कि ये तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप हमारी दुनिया को कैसे चला रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, सिर्फ परिभाषाओं से आगे जाना है। असल में ये समझना है कि ये सेक्टर काम कैसे करते हैं, क्यों इतने जरूरी हो गए हैं। आप सोचिए, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, वकील हैं, यहाँ तक कि मुंबई के जो मशहूर डब्बा वाले हैं। हाँ। ये सब अर्थव्यवस्था की इस बड़ी तस्वीर में कहाँ फिट होते हैं, ये देखना दिलचस्प है। और ये भी तो है कि कैसे विकसित देशों में ज्यादातर नौकरियां अब खेती या फैक्ट्री से निकलकर इन्हीं सेवा क्षेत्रों में आ गई हैं। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे जाने पहचाने वाले से, तृतीयक क्रियाकलाप। ये असल में है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो तृतीयक क्रियाकलाप वो हैं जहां चीजें बनाने के बजाय सेवाएं बेची जाती हैं। मतलब आपको भुगतान के बदले कोई हुनर मिलता है, कोई सेवा मिलती है। जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, कानूनी सलाह, मनोरंजन, ये सब। इसमें ना कारीगर की जो स्किल है, उसका तजुर्बा, उसकी जानकारी, वो ज्यादा मायने रखती है। अच्छा, मशीनों से भी ज्यादा? हाँ, उत्पादन तकनीकों और मशीनरी से ज्यादा जोर व्यक्ति की कुशलता पर होता है। समझ गए। तो इसके मुख्य प्रकार क्या-क्या हैं? मतलब किन-किन रूपों में ये सेवाएं दिखती हैं? कई हैं। एक तो बहुत आम है व्यापार और वाणिज्य, यानी सामान खरीदना और बेचना। फुटकर हो या थोक, मुनाफा कमाना मुख्य उद्देश्य होता है। छोटे कस्बों के बाजारों से लेकर बड़े शहरों के मॉल्स तक, है ना? बिल्कुल। गांव के हाट से लेकर ऑनलाइन स्टोर तक सब इसमें आ गया। फिर आता है परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। हाँ जी, लोगों को, माल को, संपत्ति को भौतिक रूप से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। आज के समाज के लिए तो ये बहुत जरूरी है, तेज और सक्षम परिवहन व्यवस्था। और इसमें दूरी सिर्फ किलोमीटर में नहीं नापते शायद? नहीं, समय और लागत में भी नापते हैं। मतलब कहीं पहुंचने में कितना वक्त लगा, कितना खर्चा आया, और ये सब मिलकर एक नेटवर्क बनाता है। हाँ, आपने सही कहा। जैसे शहर और कस्बे नोड हो गए। हाँ, बिल्कुल। और उन्हें जोड़ने वाली सड़कें या रेल लाइन योजक। एकदम सही। अच्छा, फिर आता है संचार, कम्युनिकेशन। अच्छा। यानी शब्दों, संदेशों, तथ्यों, विचारों का भेजना। पहले तो देखिए, परिवहन के रास्ते ही ज्यादातर संचार के रास्ते होते थे। हाँ, जैसे चिट्ठियां वगैरह। हाँ, पर अब तो मोबाइल है, इंटरनेट है, सैटेलाइट है। इसने संचार को परिवहन पर निर्भरता से काफी हद तक मुक्त कर दिया है। सही है। और फिर हैं बहुत तरह की सेवाएं। कुछ उद्योगों के लिए होती हैं, कुछ आम लोगों के लिए। कंसल्टेंट, डॉक्टर। और इसमें भी शायद शारीरिक और मानसिक श्रम का फर्क होगा। हाँ, बिल्कुल। जैसे माली है, रसोइया है, ये शारीरिक श्रम वाली व्यक्तिगत सेवाएं हैं। वही शिक्षक, वकील, ये मानसिक श्रम वाली पेशेवर सेवाएं हैं। और कुछ नियमित सेवाएं भी होती हैं शायद, जो सरकार या कंपनियां देती हैं। हाँ, जैसे सड़क बनाना या उनका रखरखाव, फायर ब्रिगेड, शिक्षा, ये अक्सर सरकार या बड़ी कंपनियां संभालती हैं। और वो मुंबई के डब्बा वाले, उनका उदाहरण तो यहाँ एकदम फिट बैठता है। अरे हाँ, कमाल का उदाहरण है वो। करीब 1.25 लाख उपभोक्ताओं तक रोज खाना पहुंचाना, वो भी ज्यादातर बिना किसी हाईफाई टेक्नोलॉजी के। ये मानवीय समन्वय का बेहतरीन उदाहरण है। सही में। अच्छा, इसी तृतीयक में एक और बड़ा नाम आता है पर्यटन। हाँ, टूरिज्म। ये व्यापार के लिए नहीं, बल्कि मनोरंजन और घूमने फिरने के लिए की गई यात्रा है। और आपको पता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप माना जाता है। सच में? राजस्व और रोजगार दोनों में? हाँ जी, इससे जुड़े कितने सारे लोगों को काम मिलता है। होटल्स, खाना पीना, ट्रांसपोर्ट, गाइड, दुकानें, बहुत कुछ। लोग घूमने जाते क्यों है वैसे? क्या चीज आकर्षित करती है? कई चीजें हैं, जैसे अच्छी जलवायु, लोग गर्म मौसम के लिए भूमध्य सागरीय इलाकों में जाते हैं, या सर्दियों में बर्फीली जगहों पर स्कीइंग के लिए। खूबसूरत नज़ारे भी, पहाड़, झीलें, समुद्र तट। इतिहास और कला भी? हाँ, बिल्कुल। पुराने शहर, किले, महल, और फिर किसी जगह की खास संस्कृति, वहाँ के रीति रिवाज, या कभी-कभी बस ये कि वो जगह सस्ती है घूमने के लिए। आजकल एक और चीज सुन रहे हैं, चिकित्सा पर्यटन। हाँ, मेडिकल टूरिज्म। ये भी काफी बढ़ रहा है। मतलब लोग अपना इलाज करवाने के लिए दूसरे देश जाते हैं और साथ में घूम भी लेते हैं। भारत इसमें काफी आगे है, सुना है। बिल्कुल। भारत, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया जैसे देश इसमें काफी आगे हैं। यहाँ अच्छी मेडिकल सुविधाएं अक्सर पश्चिमी देशों के मुकाबले काफी कम खर्च में मिल जाती हैं। तो विकासशील देशों के लिए ये एक अच्छी बात है। जी हाँ,
बल्कि अब तो कुछ मेडिकल टेस्ट वगैरह का बाह्य स्रोतन मतलब आउटसोर्सिंग भी होने लगी है। अच्छा। तो ये तो हुई तृतीयक सेवाएं। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं, चतुर्थक क्रियाकलाप। ये क्या है? चतुर्थक क्रियाकलाप, इसे आप कह सकते हैं ज्ञानोन्मुखी सेक्टर, नॉलेज ओरिएंटेड। ज्ञानोन्मुखी मतलब इसमें मुख्य काम सूचना का संग्रहण करना, उसे प्रोसेस करना, उसका उत्पादन करना, उसे फैलाना है। रिसर्च और डेवलपमेंट पे बहुत फोकस रहता है। उदाहरण के तौर पर जैसे म्यूचुअल फंड मैनेजर, टैक्स सलाहकार, सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, रिसर्चर, ये सब इसी में आते हैं। यानी ये मूलतः दिमाग का काम है। हाँ, कह सकते हैं। और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में तो अब आधे से ज्यादा कर्मी इसी क्षेत्र में हैं। तो ये नौकरियां खेती और फैक्ट्री वाली नौकरियों की जगह ले रही हैं। बिल्कुल, प्राथमिक और द्वितीयक रोजगार को ये प्रतिस्थापित कर रही हैं। और एक और खास बात, क्योंकि ये सेवाएं ज्यादातर संसाधनों या पर्यावरण पर निर्भर नहीं होती, तो इन्हें कहीं से भी किया जा सकता है। हाँ, इसीलिए इनका बाह्य स्रोतन यानी आउटसोर्सिंग भी काफी संभव है और होता भी है। और इससे भी एक लेवल ऊपर है पंचम क्रियाकलाप। हाँ, ये पिरामिड का सबसे ऊपरी हिस्सा है। इसमें वो लोग आते हैं जो उच्चतम स्तर के निर्णय लेते हैं, नीतियां बनाते हैं। इन्हें गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल भी कहते हैं। गोल्ड कॉलर, वाह! कौन लोग होते हैं ये? वरिष्ठ व्यावसायिक कार्यकारी यानी सीनियर एग्जीक्यूटिव, बड़े सरकारी अधिकारी, टॉप के रिसर्च वैज्ञानिक, बड़े वित्तीय और कानूनी सलाहकार। इनका काम होता है नए विचारों को रचना, पुरानी चीजों को नए तरीके से देखना, आंकड़ों का विश्लेषण करना, नई टेक्नोलॉजी का मूल्यांकन करना। मतलब ये वो लोग हैं जो दिशा तय करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपने पहले आउटसोर्सिंग का जिक्र किया था, उसे थोड़ा और समझ लेते हैं। हाँ, यानी अपना काम किसी बाहरी एजेंसी को दे देना। हाँ, ताकि कुशलता बढ़े और लागत घटे। और जब ये काम किसी दूसरे देश की एजेंसी को दिया जाता है तो उसे ऑफशोरिंग कहते हैं। आजकल किन क्षेत्रों में ये ज्यादा हो रहा है? बहुत सारे क्षेत्रों में। सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी में तो बहुत आम है। मानव संसाधन एचआर, ग्राहक सहायता, कस्टमर सपोर्ट, कॉल सेंटर, यहाँ तक कि विनिर्माण और इंजीनियरिंग में भी। और इसकी मुख्य वजह क्या है? सस्ता श्रम। हाँ, सस्ता और कुशल श्रम एक बड़ा कारण है। खासकर अंग्रेजी जानने वाले कुशल लोग। भारत, चीन, पूर्वी यूरोप, फिलीपींस जैसे देशों में ये आसानी से मिल जाते हैं। तो इसका असर क्या होता है? देखिए, जिन देशों में ये काम जाता है वहां नए रोजगार पैदा होते हैं। शायद इससे बाहर जाने वाले लोगों, प्रवासन में भी कुछ कमी आए। लेकिन जहां से काम जाता है वहां नौकरियों की तलाश करने वालों में असंतोष पैदा हो सकता है। नौकरियां कम होने का डर रहता है। इसी में एक केपीओ भी होता है शायद, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। हाँ, ये बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग से थोड़ा अलग है। इसमें ज्यादा उच्च कुशलता वाले काम आउटसोर्स होते हैं, जैसे रिसर्च और डेवलपमेंट, ई लर्निंग, बौद्धिक संपदा से जुड़े काम। इसमें बहुत पढ़े लिखे और कुशल लोगों की जरूरत होती है। समझ गई। एक आखिरी मुद्दा है अंकीय विभाजक या डिजिटल डिवाइड। ये क्या है? डिजिटल डिवाइड का मतलब है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी जैसे इंटरनेट, कंप्यूटर, इन पर आधारित जो विकास के अवसर हैं, उनका बंटवारा दुनिया में बराबर नहीं है। मतलब विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच एक बड़ा अंतर है। और सिर्फ देशों के बीच ही नहीं, एक ही देश के अंदर शहरों और गांवों के बीच भी अंतर दिखता है। तो जिसके पास टेक्नोलॉजी की पहुंच है वो आगे बढ़ जाता है? हाँ, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई देश अपने नागरिकों को आईसीटी तक पहुंच और उसके लाभ कितनी तेजी से और कितने प्रभावी ढंग से उपलब्ध करा पाता है। जिसके पास पहुंच है उसे ज्यादा मौके मिलते हैं, बाकी लोग पीछे छूट सकते हैं। तो हमने आज सेवा क्षेत्र की पूरी यात्रा देखी, साधारण सेवाओं से शुरू होकर ज्ञान और उच्च स्तरीय निर्णय लेने तक, और ये हमारी अर्थव्यवस्था और जिंदगी पर कितना गहरा असर डालते हैं। बिल्कुल, व्यापार, परिवहन, संचार, पर्यटन से लेकर चतुर्थक और पंचम क्रियाकलापों तक। और ये भी देखा कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में इनका दबदबा कैसे बढ़ रहा है। साथ ही आउटसोर्सिंग के फायदे, नुकसान और डिजिटल डिवाइड जैसी चुनौतियां भी समझी। हाँ, और अब जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। जैसे जैसे ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का प्रभाव बढ़ रहा है, इन सेवा क्षेत्रों का क्या होगा? खासकर वो क्षेत्र जो इंसानी हुनर पर ज्यादा निर्भर करते हैं। ये सोचने वाली बात है। क्या नई तरह की सेवाएं या ज्ञान आधारित काम उभरेंगे जो शायद मशीनें न कर पाए? बिल्कुल। भविष्य में ये सेक्टर कैसे बदलेंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।